अंतिम पत्ता। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पश्चिम में एक छोटा सा मोहल्ला था जिसे लोग कलानगर कहते थे। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियों का जाल बिछा था जिसमें बस्तियां बेतरतीब ढंग से बसी थीं। गलियां ऐसी कि सड़कें बार बार अपना ही रास्ता काट लेती थीं। एक कलाकार ने इस मोहल्ले को देखकर मजाक में कहा था कि अगर कोई कागज, रंग या कैनवास का व्यापारी यहाँ माल बेचने आए तो वह रास्ते में खुद से ही टकरा जाए और बिना कुछ बेचे वापस लौट जाए। इसी विचित्र और पुराने कलानगर में देश विदेश के कलाकार जमा होने लगे। वे उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली खिड़कियों, पुरानी मेहराबों, छत पर बने कमरों और सस्ते किराए की तलाश में यहाँ आते थे। हजरतगंज की सैरगाह से कुछ तांबे के बर्तन और टिन की थालियां खरीदकर वे अपनी गृहस्थी बसा लेते थे। एक पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल पर राधा और माया का स्टूडियो था। राधा का नाम राधिका का अपभ्रंश था। राधा मथुरा से आई थी और माया केरल से। दोनों की मुलाकात हजरतगंज के एक सस्ते सराय में हुई थी। उनकी कला और खान पान की रुचि इतनी मिलती थी कि उन्होंने मिलकर एक साझा स्टूडियो बना लिया। यह मई के महीने की बात थी। नवंबर की सर्दियों में एक अदृश्य मेहमान, जिसे हकीम लोग निमोनिया कहते थे, ने इस मोहल्ले में डेरा डाल लिया। उसने अपनी ठंडी उंगलियों से लोगों को छूना शुरू किया। पूर्वी इलाकों में इस बीमारी ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन कलानगर की तंग गलियों में इसकी रफ्तार कुछ धीमी थी। मिस्टर निमोनिया औरतों के साथ कोई नरमी नहीं बरतता था। केरल की गर्म हवाओं में पली माया, जिसका खून अब कमजोर पड़ चुका था, इस राक्षसी बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकी। उसने माया पर हमला बोल दिया। माया चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और खिड़की से बाहर सामने की ईंटों की दीवार को देखती रहती। एक दिन हकीम यूसुफ ने, जो उसका इलाज कर रहे थे, थर्मामीटर झटकते हुए राधा को बाहर बुलाया और कहा, उसके बचने की उम्मीद सिक्के में 2 पैसे जितनी है, और वह भी तभी जब उसकी जीने की इच्छा बनी रहे। जब मरीज का मन ही जीने से इनकार कर दे तो वैद्यराज भी कुछ नहीं कर सकते। माया के दिमाग में यह भूत सवार है कि वह ठीक नहीं होगी। क्या उसके मन में कोई बोझ है? राधा बोली, कोई खास बात नहीं, बस वह किसी दिन गोवा के समुद्र का चित्र बनाने की तमन्ना रखती है। हकीम ने कहा, चित्र? हाँ, मेरा मतलब था, क्या उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण है जो उसे जीने की प्रेरणा दे? मसलन कोई नौजवान? राधा ने तीखे स्वर में कहा, नौजवान, प्रेम और पुरुष? छोड़िए हकीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीम बोले, यही सारी मुसीबत की जड़ है। मैं दवा दारू में जो हो सकता है वह करूंगा, लेकिन जब मरीज अपनी मृत्यु की गिनती शुरू कर दे तो दवाओं का असर आधा रह जाता है। अगर तुम उसके मन में कोई प्रेरणा जगा सको, जैसे अगली सर्दियों में चलने वाले कपड़ों की बात, तो उसके बचने की संभावना दोगुनी हो सकती है। हकीम के जाने के बाद राधा अपने कमरे में गई और रो रो कर कई रूमाल भीगो डाले। फिर उसने चित्रकारी का सामान उठाया और सीटी बजाती हुई माया के कमरे में पहुंची। माया चादर ओढ़े बिना हिले डुले खिड़की की ओर देख रही थी। राधा ने सोचा वह सो रही है और सीटी बजाना बंद कर दिया। वह एक तख्ती पर कागज लगाकर किसी पत्रिका के लिए स्याही और कलम से चित्र बनाने बैठ गई। नए कलाकारों को कला की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए चित्र बनाना पड़ता था, जैसे नए लेखकों को कहानियां लिखनी पड़ती थीं। जैसे ही राधा एक घुड़सवार की तरह पतलून पहने, एक आंख पर चश्मा लगाए किसी हिमाचली चरवाहे का चित्र बनाने लगी, उसे माया की धीमी आवाज बार बार कुछ दोहराती सुनाई दी। वह जल्दी से माया के बिस्तर के पास गई। माया की आंखें खुली थीं। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टा गिन रही थी। 12, उसने कहा। फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9, और उसके बाद एक साथ 8 और 7। राधा ने उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा। वहां गिनने लायक क्या था? सिर्फ एक खाली बंजर आंगन और 20 फीट दूर ईंटों की दीवार। एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी थी। सर्दी की ठंडी हवाओं ने उसकी पत्तियां झाड़ दी थीं और उसकी नंगी टहनियां टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थीं। राधा ने पूछा, क्या गिन रही हो माया? माया ने बहुत धीमे स्वर में कहा,
छह, अब पत्तियां जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले करीब 100 थीं। गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। लो, एक और गिरी। अब सिर्फ 5 बची। 5 क्या माया? मुझे तो बता। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस दिन आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से पता है। क्या हकीम ने तुम्हें नहीं बताया? राधा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। अरे, ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने वाली लड़की मैंने नहीं देखी। इन पत्तियों का तेरे ठीक होने से क्या लेना देना? तू उस बेल से प्यार करती थी, इसलिए क्या? बंद कर ये मूर्खता। सुबह ही हकीम ने कहा था कि तेरे ठीक होने की संभावना। ठीक ठीक उनके शब्दों में। हाँ, 14 आने हैं। और लखनऊ में जब हम रिक्शे में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं, तब भी जीने की संभावना इससे ज्यादा नहीं होती। अब थोड़ा शोरबा पी ले और मुझे चित्र बनाने दे, ताकि मैं इसे बेचकर तेरे लिए दवा और अपने लिए रोटी ला सकूं। माया ने आंखें खिड़की पर टिकाए रखते हुए कहा। अब मुझे शोरबा नहीं चाहिए। एक और पत्ती गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की जरूरत नहीं। अब सिर्फ 4 बची। अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते देख लूं, बस। फिर मैं भी चली जाऊंगी। राधा उस पर झुककर बोली। माया, मेरी प्यारी, तुझे वादा करना होगा कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम कर रही हूं खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। मुझे ये चित्र कल तक पहुंचाना है। मुझे रोशनी चाहिए, वरना मैं खिड़की बंद कर देती। माया ने रूखेपन से पूछा। क्या तुम दूसरे कमरे में चित्र नहीं बना सकती? राधा बोली। मुझे तेरे पास ही रहना है और मैं तुझे उस बेल की ओर देखने नहीं दूंगी। माया ने एक गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद चेहरा लिए आंखें बंद करते हुए कहा। काम खत्म होते ही मुझे बता देना। मैं आखिरी पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं अब सारी पकड़ छोड़ देना चाहती हूँ और उन थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे चली जाना चाहती हूँ। राधा बोली। तू सोने की कोशिश कर। मैं नारायण चाचा को मॉडल के लिए बुलाती हूँ। 1 मिनट में आती हूँ। जब तक मैं न लौटूं तू हिलना मत। नारायण चाचा नीचे की मंजिल पर रहते थे। वह भी एक चित्रकार थे। उनकी उम्र 60 से ज्यादा थी। उनकी दाढ़ी किसी प्राचीन मूर्ति की तरह लहराती थी। नारायण एक असफल कलाकार थे। 40 साल से वे कला की साधना कर रहे थे, पर अब तक कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। हर चित्र बनाते वक्त वे सोचते कि यह उनकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। अब वे विज्ञापन चित्र बनाने या नए कलाकारों के लिए मॉडल बनकर गुजारा करते थे। वे जरूरत से ज्यादा शराब पीते और अपनी उस काल्पनिक उत्कृष्ट कृति की बातें करते। वैसे वे खूंखार मिजाज के थे, पर राधा और माया को अपनी बेटियों की तरह मानते थे। राधा ने नारायण को उनके अंधेरे कमरे में पाया, जहां से बेर की गंध आ रही थी। एक कोने में उनका कोरा कैनवास पड़ा था, जो 25 साल से उनकी पहली उत्कृष्ट रेखा का इंतजार कर रहा था। राधा ने उन्हें माया की हालत और उसकी बेल की पत्तियों वाली अजीब कल्पना के बारे में बताया। नारायण ने गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा। क्या बकवास है। कोई पत्तियों के गिरने से अपनी मौत जोड़ता है। मैं ऐसी बेवकूफी के लिए मॉडल नहीं बनूंगा। तुमने उसके दिमाग में ये बात क्यों घुसने दी? बेचारी माया, राधा बोली। वह बीमारी से कमजोर है और बुखार ने उसके दिमाग में ये वहम डाल दिया है। ठीक है नारायण चाचा, अगर तुम मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो। नारायण चिल्लाए। कौन कहता है मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं आता हूँ। आधे घंटे से यही कह रहा हूँ कि चलता हूँ, लेकिन सुन, ये जगह माया जैसी अच्छी लड़की के मरने की नहीं है। जब मैं अपनी उत्कृष्ट कृति बना लूंगा तब हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। ऊपर पहुंचने पर माया सो रही थी। राधा ने खिड़की के पर्दे गिरा दिए और नारायण को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने डरते डरते बेल की ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। बाहर ठंडी बारिश और बर्फ पड़ रही थी। नारायण को एक उलटी केतली पर नीली कमीज में बिठाकर खान के मजदूर का मॉडल बनाया गया। अगले दिन सुबह राधा की नींद खुली तो उसने देखा कि माया हरे पर्दे की ओर एकटक देख रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा। पर्दा उठा, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। राधा को मजबूरी में पर्दा उठाना पड़ा।
लेकिन यह क्या, रात भर की बारिश, तूफान और बर्फ के बावजूद उस बेल पर एक पत्ती टिकी थी। अपने डंठल के पास गहरे हरे रंग की, किनारों पर पीली, वह पत्ती 20 फीट की ऊंचाई पर डाल से लटक रही थी। माया बोली, ये आखिरी है। मैंने सोचा था कि रात में ये जरूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज सुनी थी। खैर, आज ये गिर जाएगी और मैं भी चली जाऊंगी। राधा ने तकिए पर सिर झुकाकर कहा, पागलपन मत कर माया, मेरा नहीं तो कम से कम अपना ख्याल कर। मैं अकेली क्या करूंगी? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन इस दुनिया से कटता जा रहा था। जैसे जैसे उसके बंधन ढीले पड़ रहे थे, उसकी वहम वाली कल्पना उसे और जकड़ रही थी। दिन बीत गया। संध्या के मध्यम प्रकाश में भी वह पत्ता दीवार से लटकता दिख रहा था। रात होते ही उत्तरी हवाएं फिर चलीं और बारिश की बौछारें खिड़की से टकराने लगीं। सुबह होते ही माया ने फिर आदेश दिया, पर्दा उठा। पत्ती अब भी वहां थी। माया उसे देर तक देखती रही। फिर उसने राधा को पुकारा, जो चौके में मुर्गी का शोरबा बना रही थी। माया बोली, राधा, मैं बहुत बुरी लड़की हूं। उस पत्ती ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी गलत थी। इस तरह मरने की सोचना पाप है। मुझे थोड़ा शोरबा दे और जरा दूध में शहद मिलाकर ला। पहले मुझे शीशा दे और सिरहाने तकिए लगा, ताकि मैं तुझे खाना बनाते देख सकूं। 1 घंटे बाद वह बोली, राधा, मुझे लगता है मैं एक दिन गोवा के समुद्र का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को हकीम यूसुफ फिर आए। राधा ने बहाना बनाकर उन्हें बाहर बुलाया। हकीम ने राधा का कांपता हाथ थाम कर कहा, अब माया की हालत 8 आने बेहतर है। अच्छी देखभाल हुई तो तुम जीत जाओगी। अब मैं नीचे नारायण को देखने जा रहा हूँ। उसे भी निमोनिया है। वह बूढ़ा और कमजोर है और बीमारी की चपेट तेज है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। आज उसे अस्पताल भेजूंगा, वहां उसे आराम मिलेगा। अगले दिन हकीम ने कहा, माया अब खतरे से बाहर है। तुम जीत गई। अब सिर्फ पथ्य और देखभाल की जरूरत है। उस शाम राधा माया के बिस्तर के पास बैठी। वह नीली ऊन का एक गुलबंद बुन रही थी। उसने माया के गले में बांह डाल दी। राधा बोली, मेरी प्यारी, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह नारायण चाचा की अस्पताल में निमोनिया से मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 2 दिन बीमार रहे। परसों सुबह चौकीदार ने उन्हें उनके कमरे में तड़पते पाया। उनके कपड़े और जूते पूरी तरह भीगे थे, बर्फ जैसे ठंडे। कोई नहीं जानता कि वह उस भयानक रात में कहाँ गए थे। उनके कमरे में एक जलती लालटेन, एक सीढ़ी, कुछ ब्रश और हरे पीले रंगों का मिश्रण मिला। जरा खिड़की से उस आखिरी पत्ती को देख। क्या तुझे कभी हैरानी नहीं हुई कि इतने तूफान में भी वह पत्ती क्यों नहीं हिलती? मेरी प्यारी, यही नारायण चाचा की उत्कृष्ट कृति थी। जिस रात आखिरी पत्ती गिरी, उसी रात उन्होंने उसे बनाया था। समाप्त।